डोनाल्ड ट्रंप पे नाज़रीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुल कर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे। अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत-ए-हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फ़िज़ाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फ़ौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूँ, मैं हथियार डालता हूँ, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पे लड़ रही है, आपने हुर्मत उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मत भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप जहन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखें, कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए। लेकिन उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें वाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब वाइट हाउस में मुयस्सर है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया वो इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया और शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाएगा।
फिर उन्होंने नेतन्याहू को इसका सेहरा बांधा कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया और अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर साथ लेकर आया और अपने साथ लड़ने के लिए उसको साथ खड़ा किया। ये नेतन्याहू को उन्होंने क्रेडिट दिया। बहरहाल एक दबाव नेतन्याहू के ऊपर यह भी डाला गया कि कुछ ना कुछ करके अमेरिका को दबाव डाला जाए कि वो इस किस्म का मुआहदा ना करे जिस किस्म की मुआहदे की खबरें बाहर आ रही हैं। अब ये बड़े सख्त मौक़िफ़ हैं जो लिए गए हैं इसराइल के अंदर से। इसराइली वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी, ये कौमी सलामती के वज़ीर हैं, बैन गवीर, ये वही वज़ीर है मेरे ख्याल में जो जाके वीडियो एक जारी कर दी थी, वो फ्रीडम फुलेटेला वाले जो गए हुए थे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कारकुन, उनके साथ जो जुल्म हुआ था। तो अब ये कहते हैं जी हिज़्बुल्लाह के हमलों पे इन्होंने बयान दे दिया। इन्होंने कहा जी मैं नेतन्याहू से मुतालबा करता हूँ कि ट्रंप को फ़ोन करें या उनके पास जाएं, उनके सामने मेज़ पर हाथ मारें और ज़ोर देकर कहें, ये वाज़े कर दें कि रियासत अमेरिका ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। देखिए इसराइल में नेतन्याहू के ऊपर दबाव तो बहुत आ रहा है। उस दबाव को मैनेज करने के लिए बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसराइल ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं गज़ा पे और लबनान पे। अभी लबनान पे जो हमले रिपोर्ट हुए, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था 31 लोग शहीद हुए गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसी तरह गज़ा में एक बड़ी मसरूफ़ जगह के ऊपर गली में जहाँ पे बकरा ईद की कुर्बानी और ये वो चीज़ें वो इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहाँ पे भी हमला किया गया। वो बड़ा शदीद हमला था और उसके अंदर अभी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, प्रॉपर खबरें हमारे पास नहीं आई। तो गज़ा पे या लबनान पे इसराइली अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। शायद वो ईरान के साथ लड़ाई में जो सुबकी हुई है उसको मिटाने के लिए या उस खिफ़त से जान छुड़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये हमले तेज़ कर दिए हैं। दूसरी जानिब रूस ने नाज़रीन यूक्रेन के ऊपर अटैक एकदम बहुत तेज़ कर दिए और वो कीव के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। रशिया ने कुछ ख़तरनाक बयानात भी दिए हैं, वहाँ लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी अपना हमला आप निकाल दें। यूरोपीय यूनियन को भी उन्होंने कहा जी अपने अपने ममालिक के जो सफ़ीर हैं आप वो यहाँ से ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमले तेज़ कर देंगे। इन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, हम जवाबी कार्रवाई में बड़े शदीद हमले करने वाले हैं। तो एक तो रशिया जो है वो उसके यूक्रेन के ऊपर अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका की जानिब से जो कुछ भी हुआ है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहे और हमें मजबूर किया गया तो हम बहुत शिद्दत के साथ वापस हमले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 25 जहाज़ गुजरे और वो सारे के सारे ईरान की इजाज़त से नए तरीक़ाकार के तहत गुजरे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इसके बरक्स दावा कर रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल अब वहाँ पे नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। लेकिन ईरान बाकायदा सबूत भी देता है, खबरें भी चलाता है, वो ये बताता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अब भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नुकसान एक्चुअली हुआ कितना, यानी ये जितने भी अरब ममालिक हैं इनका अब तक का जो नुकसान है वो कितने अरब डॉलर का है। ये तो वो मोटा मोटा तखमीना है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर एक, इनका जो नुकसान हुआ वो इनकी जो बंदरगाहों की आमदन है उसका जो नुकसान है वो तकरीबन कोई 14.5 अरब डॉलर का नुकसान एक महीने की लड़ाई में हो गया। फिर इसके बाद तेल और गैस की जो बरामदात का नुकसान है वो लगभग 21.5 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। हवाबाजी जो एविएशन और जो सियाहत का नुकसान हुआ है वो लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। अच्छा, ये बड़े बड़े नुकसान आते हैं, अगर इनको आप देखें तो 75 से 80 अरब डॉलर का ये बहुत बड़ा नुकसान है एक महीने के अंदर, ये अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को हो गया। अब इसके अलावा जो उनकी गुडविल है, यानी यूएई के अंदर जिस तरह कीमतें नीचे गई हैं प्रॉपर्टी की, उनका रियल स्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग वहाँ से पैसा निकाल कर भाग रहे हैं और ये अरबों डॉलर है, ये नुकसान अलग है। यानी यूएई ने, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से नहीं जाता, तो यूएई ने पाकिस्तान के मामले में एक बैरियर लगा दिया था कि जो ज़्यादा पैसा लेकर आए, अमीर आदमी हो, ताकतवर आदमी हो, इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, उनके लिए वीज़े मिल रहे थे। ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीज़े बंद कर दिए थे। वजूहात अलग अलग हो सकती हैं, कुछ वजूहात हैं ये वहाँ जाके मांगना शुरू हो जाते हैं, कुछ वजूहात हैं वहाँ जाके फ्रॉड भी करते हैं लोग, कुछ वजूहात हैं वहाँ जाके प्रॉस्टिट्यूशन और अजीब गरीब धंधों में भी लोग अब अजीब अजीब कहानियाँ छोड़ें। लेकिन ये है कि यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से यूएई ने वीज़े खोल दिए और अब पाकिस्तानियों को हैरान कुन तौर पे वीज़े मिल रहे हैं। वजह यह है कि यूएई से लोग निकल रहे हैं
और वो ये चाहते हैं कि लोग यूएई के अंदर दाखिल हों ताकि एक डाटा जारी किया जाए कि जनाब इन हालात के बावजूद बड़े पैमाने पे और बड़ी तादाद में लोग यूएई में आ रहे हैं। इसीलिए एक दिन आपने देखा कि यूएई के जो बादशाह हैं वो निकले और कॉफ़ी पीने के लिए मॉल ऑफ दुबई में गए थे और जाकर उन्होंने वहाँ पे कॉफ़ी पी थी ताकि वो ये तासुर दें कि दुबई में कुछ नहीं होने जा रहा। और उसके बाद दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है और अभी भी दुबई के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर मैं आपको बताता हूँ और देखें आप कितनी तकलीफदेह खबर है। अमेरिकी चैनल है CNN, उसकी टीम के ऊपर हमला किया, इसराइल की जानिब से हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में